नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। और आज हम बात कर रहे हैं 2018 यानी 2018 में आपका जो रागा का पेपर आया था उसमें जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हुए थे उन सभी को शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। काफ़ी बढ़िया लेवल का पेपर है बेटा। पूरा पेपर आप सीखेंगे तो कम से कम आपको 10-20 नई ट्रिक आपको सीखने को मिलेंगी। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं तो मैंने 2011 से 2020 तक के पूरे पेपर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप YouTube पे जाके इंटरफेस में देख लेना। क्लियर? ये और आपको प्लेलिस्ट नहीं भी मिले तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस की जो PDF है बेटा वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रिंट करवाई गई है ताकि आपको कोई भी मीडियम का स्टूडेंट है वो ईजिली उसको समझ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, संख्या पद्धति से। क्या कह रहा है? यदि 9 अंकों की ये संख्या 72 से विभाज्य है तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता है अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वो तभी हो सकती जब वो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो 8 से कटने का जो रूल होता है वो ये होता है कि पीछे के जो 3 नंबर हैं, पीछे के 3 नंबर में 8 से भाग चला जाना चाहिए। तो चलो मैं 8 का भाग पीछे के 3 नंबर में दे के देखता हूँ। तो आप देख सकते हो 8 ने 72 बची 6। अब यहाँ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 8 से कट जाए? तो आपको पता है y का कम से कम मान 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर y की जगह हम 4 ले लें तो 8 से ये कट जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो हो गई 4। अब आपको कभी भी कोई पूछे y का मान तो आप 4 बोल देना। अब लेकिन अभी x की भी ज़रूरत है, x का भी निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा 8 से कटने का रूल तो क्या है कि पीछे के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए। 9 से कटने का रूल ये है कि ये सभी का जो टोटल है वो 9 से कटना चाहिए। तो चलो इनका टोटल करके देखते हैं अपन। ठीक है, क्या करके देखते हैं? टोटल। तो चलो 8 और 3 11, 11 और 9 हो गया आपका 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, वो 26 और 9 35, 35 और 7 हो गया आपका कितना 42, 42 और 8 हो गया 50। और y की वैल्यू हो रही 4 यानी 54 हो गया। और x भी शामिल है। अब ये जो 54 प्लस x है यानी इन अंकों का योग है वो 9 से कटना चाहिए। तो 9 से वो तब कट पाएगा बेटा जब x की वैल्यू हम क्या लें। यहाँ मुझे ये थोड़ा योग में गड़बड़ लग रही है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 और 3 11 और 9 20 और 6 26 और 3 29 और 7 36 और 8 हो गया 44 और y की वैल्यू कितनी 4 तो 48 हो गया, सॉरी 48 प्लस x। अब यहाँ हमको ऐसी वैल्यू x की जगह लेनी है जिससे 9 से कट जाए। तो अगर आपको पता है x की वैल्यू अगर मैं 6 लूँ तभी 48 और से 54 9 से कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6। x और y आप इसमें डाल दो, ये √6x प्लस 7y में। तो 6 इंटू एक्स कितना है 6, 6 का 6 में 36, 7 चौके हो गया 28 और 36 और 28 को टोटल करेंगे तो हो रहा है 64। 64 का वर्गमूल होता है 8। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? अगला चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू 3 दी है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आप ये देखो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी √3। ठीक है, अब ट्रिक को थोड़ा सा ढंग से समझना बेटा। ट्रिक क्या है देखिए। अब ये x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, कहीं भी ज़रूरत पड़े तो इसको आपको रखना है। अब इसका दोनों होल क्यूब करो आप। तो होल क्यूब आपको पता है कि a प्लस b का जो क्यूब होता है बच्चों, वो जिनको नहीं मालूम है थोड़ा इधर समझ लो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। तो x प्लस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें फिट करो, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, या x से x कट जाएगा, यहाँ x प्लस 1/x। अब इधर क्यूब किया है तो इधर भी क्यूब होगा, तो √3 का क्यूब क्या होगा 3√3। लेकिन जब आप x प्लस 1/x की वैल्यू रखोगे जो कि √3 है तो आप देखोगे ये भी 3√3 हो रहा है, ये भी। तो चलो इसको अब आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ। तो इसको ले जाओगे तो ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। वज्र गुणा करोगे तो आपको x की पावर 6 की वैल्यू मिल रही है -1।
अब आपको वैल्यू पूछी है इसकी। अब मैं क्या करूँगा, x की पावर 6 के पदों में इसको पहले लिख लो। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे ये है x की पावर 72, तो इसको हम x की पावर 6 की पावर लिख सकते हैं 12, 12 6 72 हो गया। ये है x की पावर 66, इसको x की पावर 6 की पावर 11 लिख सकते हैं। ये x की पावर 54, 54 को मैं 6 की पावर 9 लिख सकता हूँ। x की पावर 24, 24 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4। और x की पावर 6 की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसको कुछ नहीं करना है, और +1 चल रहा है। अब ये वैल्यू डाल दो, x की पावर 6 की कितनी है -1, तो माइनस में जब ये सम घात है तो ये प्लस हो जाएगा। -1 की घात विषम है तो माइनस ही रहेगा, -1 की घात विषम है तो माइनस रहेगा, -1 की घात सम है तो +1 हो जाएगा। और x की पावर 6 का -1 हो गया, वो +1 है आपका। तो +1 -1 ये कैंसिल हो गए आपके, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 0। तो ये सब कट पिट के आपका आ गया 0। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, आपका आएगा ए ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है बेटा, एक बार रिपीट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया LCM एंड HCF से, ठीक है, में से और लेसे से। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो। ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 55 है, जैसे अगर मैं वो दो संख्या x और y मान लूँ तो x और y का टोटल हो गया 55, ठीक है। ये कह रहा है इनका लेस है यानी LCM 5 है और में से 120 है। तो लेस है हमेशा बड़ा होता है, तो ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पर LCM ही बड़ा होगा, LCM 120 होगा और HCF हो गया 5, सही है। तो ये कह रहा है इनके व्यतक्रमों का योग क्या होगा। व्यतक्रमों का योग का मतलब होता है 1/x + 1/y। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, LCM होगा xy क्रॉस गुणा कर दो x + y। आपको पता है x + y की वैल्यू दी है 55, और जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 120 का 5 में 600। इन दोनों को आप किससे काट सकते हो, काटने की 5 से काट सकते हैं, 11/5 से काटोगे 120। आंसर चेक करो कौन सा आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन आ गया। क्लियर। ट्रिक जरूर याद रखना। कौन सी ट्रिक है कि कोई भी संख्याओं का गुणनफल हमेशा LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ये ट्रिक ध्यान रखनी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि होती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है। देखो जैसे कि आप ये देखो, मैं ये मान ले रहा हूँ कि माना पहले जो इसका वक्र पृष्ठ था, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर से अपना देख लें क्या सिस्टम है ना, कर्व सरफेस एरिया CS से बोलते हैं इसको। ये अगर मैं पहले 100 मान लो 100, तो अभी 100 में देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब इस 100 में क्या चेंज हो रहा है। तो ऊंचाई में 35% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 का 135 हो रहा है, जबकि त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 का 110 हो रहा है। तो अब ये देखते हैं कि अब इसका कितना हो जाएगा। 100 तो ये कैंसिल हुआ, 0 ये कैंसिल हुई, 5 से ये 2 बार कट रहा, 5 से 27। अब इनका इंटू करो आप जो है ना, तो ये 11 का 7 में 77 और 11 दूनी 22 और 7 29, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 148.5। अब आप ये देखो 100 तो पहले ही था, अब कितना हो रहा है 148.5। तो इसमें वृद्धि कितने की हुई, 100 माइनस कर दो, तो वृद्धि पूछ रहा है इंक्रीजमेंट, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी 48.5 की हो जाएगी। तो ये ट्रिक से आपको करना है, ट्रिक ध्यान रखना हमेशा। आगे अगला क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ढंग से समझना। क्या कह रहा है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखो लाभ का मतलब होगा कि पहले ये कंडीशन थी कि अगर मान लो कोई वस्तु 100 की थी तो इसने कितने की बेची, 120 की, तभी तो 20% का लाभ होगा। अब ये कह रहा है यदि उसने घड़ी 10% कम में खरीदी होती, यानी 100 की ना खरीद के अगर वो 90 की खरीदती, तो ये कह रहा है कि उसे 20% लाभ होता। अभी समझना ध्यान से, 20% लाभ होता। तो अगर 90 पे 20% का लाभ होगा तो देखते हैं कितना होगा। 90 का 20% लाभ का मतलब है कि 100 का 120, तो ये आप 2 0 काट देंगे, ये आपका 108 हो गया। ठीक, यानी यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 12 का, 12% का अंतर आ रहा है।
अब ये जो विक्रय मूल्य में 12% का अंतर है वो रुपए में कितने के बराबर है? 30 रुपये के, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य में 30 रुपये का अंतर दे रखा है। तो इस 12% की तुलना जब हम 30 से कराएंगे तो 1% का मान हो गया हमारा 30/12। आप 6 से काटो तो 5/2 हो गया। अब वो पूछ क्या रहा? घड़ी का लागत मूल्य। देखो लागत मूल्य पूछे या कभी भी क्रय मूल्य पूछे तो ये हमेशा ध्यान रखना 100% का मान निकालना होता है। तो 100% का मान निकालेंगे तो इसमें 100 से गुणा होगा, तो 2 से ये 100 कट रहा है आपका 50 बार, 50 का 5 में हो रहा है आपका 250 रुपये। यानी ये घड़ी बच्चों आपकी कितने रुपए की हो जाएगी? 250 रुपये की हो जाएगी। क्लियर? ये तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम सॉल्व करना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? यदि 7 वर्ष 8 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाए तो वार्षिक ब्याज परसेंट में क्या होगी? ये वार्षिक ब्याज, ये दर पूछिए, सॉरी दर, ये रेट लिखा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज की दर। देखो दर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है आपका सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, ब्याज इंटू 100/समय इंटू मूलधन। ये ट्रिक लगा दो। ब्याज कितनी है? ये कह रहा है कि राशि दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब होता है कि अगर 100 की चीज़ है तो वो 200 हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिला? 200 में से 100 गया, यानी 100 ही मिला। अब देखो समय कितना दिया है? समय दिया है 7 वर्ष 8 महीने। तो हमें ये समय जो है वो पहले वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो समय कितना दिया है? 7 वर्ष और 8 महीने। तो जो वर्ष है वो तो ठीक है, लेकिन महीने को वर्ष में बदलोगे तो 12 का भाग 2, तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो समय हो गया 7 तिया 21 और 2 23/3 इंटू, अब ये कह रहा है मूलधन। मूलधन आपने 100 माना था, 100 ले लो। अब यह आंसर देखते कितना आएगा। 100 से तो 100 गया, 3 ऊपर जाएगा, 300/23। चलो भाग दो आपको, 23 से कम 23, बची होगी कितनी? 7 70, 23 तिया 69, बची 1, 13 सही 1/23% हो गया। एक बार खुद भी प्रैक्टिस लगा के देखना क्वेश्चन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक है, किस टॉपिक का आ गया? पार्टनरशिप, साझेदारी। अब ये कैसे होगी साझेदारी देखते हैं। ये कह रहा है ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो A के निवेश का 3 गुना, यानी A का तो 3 गुना, ठीक है। चलो आगे। B के निवेश का 2 गुना, यानी B का हो गया डबल, और C के निवेश का 4 गुना, यानी C का 4 गुना। ये बराबर है। तो पहले हम इससे इनका रेशियो निकालेंगे। तो इस तरीके से रेशियो की ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी कि ये जो नंबर्स होते हैं ये बटे में पहुंच जाते हैं जब भी अनुपात निकालना हो। तो आपको क्या करना है? इनके LCM का गुणा करना है। तो LCM हो रहा है 3 2 4 का 12, 12 का गुणा करोगे ऊपर तो 3 चौके 12, 2 6 12 और 4 तिया 12। ये हो गया ABC का अनुपात। क्लियर? अब ये कह रहा है कि यदि कुल लाभ में से C के हिस्से में 4863 आता है तो A का भाग क्या होगा? आप ये देखो C की इकाई कितनी है? 3, यानी ये आपको 3x का मान दे रहा है कितना? 4863। तो 3 से काटेंगे तो आपका x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी, ये हो गई 1621। पूछ किसका रहा? A का। A की कितनी है? 4, यानी 4x का मान पूछ रहा है। तो 4 का इसमें गुणा कर दो, ये आपका हो गया यहाँ पर ये 6484। ऑप्शन कौन सा है बेटा? बी ऑप्शन है। तो साझेदारी के क्वेश्चन निकालना बिल्कुल आसान होता है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। ठीक है, कह रहा कितना और अधिक पानी मिलाएं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखो अब इसमें मतलब क्या है, जैसे कि आप ये देखो पहले दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? वो है आपका 27:5। ठीक, यानी 27 और 5 ये टोटल हो गई 32 इकाई हो गई आपकी। और ये कुल कितने के बराबर है? 80 लीटर के। 80 लीटर के तो एक इकाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर हो रही है 80/32। अगर मैं 16 से काटूं तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, यानी 2.5 लीटर हो रहा है आपका। एक इकाई का मतलब 2.5 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो दूध था वो था आपका 27 में इसका गुणा कर दो, है ना,
तो ये था 27 पंजे 135, 27 दूनी 54 और 13 67.5 लीटर। तो पानी कितना था? पानी था 25 पंजे 125 यानी 12.5 लीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इसने दूध में तो कुछ नहीं किया, दूध तो यानी 67.5 ही रखा, लेकिन इसने जो पानी था वो 12.5 न रख के कुछ बढ़ा दिया। अब वो कितना बढ़ाया ये हमको पता नहीं है। ये कह रहा कितना अधिक पानी मिलाया जाए, तो मैंने मान लिया x मिलाया जाए मान लो। तो अब ये अनुपात कितना हो रहा है? 3:1। ठीक है, चलो बस कैंसिल कर दो, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्रॉस गुणा कर दो तो 12.5 प्लस x इक्वल 22.5 का 1 में गुणा करेंगे 22.5, और ये 12.5 उधर 22.5 में से ले जाओगे 10, तो ये आपका x का मान आ गया 10 लीटर। क्लियर? चलो आगे। अगला क्वेश्चन है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। देखो 3 व्यक्ति हैं, ये ए बी सी, ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कार्यकुशलता का। तो बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी अगर मैं बी का अगर 100 मान लूँ तो ए का होगा 140। अब ये कह रहा है बी की तुलना में सी 20% कम है, यानी सी का हो गया 80। अगर 20 से मैं इनको काटूँ तो ये आपका अनुपात हो रहा है 7:5:4। ठीक है, अब ये कह रहा है एक साथ तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो कभी भी दक्षता का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला लगता है E1 D1 इक्वल E2 D2। अब इधर तो कौन है? तीनों, यानी इधर तो बात होगी तीनों की, और उधर है बी अकेला, यानी इधर केवल बी की बात होगी। तो आप ये देखो तीनों की दक्षता कितनी है? 7 और 5 12 और 4 16, और इनको दिन कितने लग रहे हैं? 15। चलो ठीक है, जबकि बी की दक्षता कितनी है भाई? बी की दक्षता है आपकी ये रही आपकी 5, और बी के दिन अभी हमको पता नहीं है, बी के दिन अभी मालूम नहीं है, तो अभी इनको यूँ ही रहने दो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो आपका 16 तिया 48, यानी बी पूरे काम को करने में कितने दिन लगाएगा? 48। तो अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? 48 देख के 48 पे टिक कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे वो केवल 75% काम पूछ रहा है, तो इसका 75% हमको और निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा 75%? 75% का मतलब होता है 3/4। 4 से काटो 12 बार, 12 तिया यानी 36। तो हमेशा ध्यान रहे अधूरी कैलकुलेशन पे टिक मत करके आ जाना। तो ये आपका ऑप्शन ए आ गया, यानी 36। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है अपना एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। ठीक है, तो और ये कह रहा है उनके क्षेत्रफल ए है, और ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल ए है और आयत का बी है। तो सही कथन क्या है? देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि ये वर्ग और आयत की परिधि दे रही है बराबर। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई वर्ग है और ये है स्टूडेंट अपना आयत। ठीक, जैसे अगर मान लो मैं ये आयत है, इसकी क्षेत्रफल पूछिए, अगर मैं इसकी एक भुजा मान लूँ 8 लंबाई और इसकी चौड़ाई मान लूँ 2, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 8 दूनी, इसकी परिधि कितनी आएगी? परिधि देख लेते हैं, चलिए परिधि कितनी आएगी आपकी? परिधि आएगी 8 और 8 16, 16 और 4 20 आ जाएगी। इसकी परिधि आ गई 20। अब अगर इसकी परिधि 20 लानी है तो इसकी भुजा हमको कितनी लेनी पड़ेगी? इसकी भुजा लेनी पड़ेगी अपने को भाई 5, तो इसकी भी आप देखोगे कि 20 आ गई। तो कुल मिला के बात ये हुई कि परिधि मैंने दोनों की बराबर कर ली। अब मैं दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखता हूँ। वर्ग के क्षेत्रफल को ए कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका तो हो गया 25, और आयत का क्षेत्रफल वो बी मान रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 दूनी 16 हो गया। तो अपन देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है और आयत का कम है, यानी यहाँ हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। अब ज़्यादातर बच्चे कभी कभी ये ऑप्शन भी लगा देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तब होगा जब वर्ग और आयत का बराबर भी हो, बराबर तो है नहीं, तो ये सी ही आएगा। अगला, अब इसी पेपर के बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। ये तो अपने थे मैथ के 10 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है मैथ रीजनिंग के अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन आते हैं, कभी इसमें एक तो ज़्यादा कम भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही है। तो चलिए अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये कह रहा है लक्ष्य सोप को तो वो 108 कह रहा है, तो कॉर्नफ्लेक्स को क्या कहेगा? तो पहले इसमें दिखाया कि कोड तोड़ना पड़ता है, तो आपको
पहले लक्ष्य सोप का ये चेक करना पड़ेगा कि लक्ष्य सोप को वो 108 क्यों कह रहा है। तो चलो इनकी नंबर करके देखते हैं। एल का नंबर आप जानते हो 12 होता है। यू का नंबर बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में यू का होता है 23। ठीक। एक्स का क्या होता है बच्चों, एक्स का आपका होता है 24। ठीक है ना। एस का नंबर क्या होता है भाई, एस का होता है आपका 19। ये नंबर आपको पता होने चाहिए। ओ का नंबर क्या हो जाएगा 15, ए का 1 और पी का 16। अब इनको एक बार ऐड करके देखते हैं। ये आपका हो गया 2 और 3 5 और 4 9 और 9 18 और 5 23 और 1 24 और 6 हो गया आपका। यहाँ एक गड़बड़ है, यू का नंबर होगा 21। यू 21वें नंबर पे आता है। चलो ऐड करो। 2 और 1 3 और 4 7 और 9 16 और 5 21 और 1 22 और 6 हो गया 28। 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 हो गया 10। आप देख रहे हो लक्ष्य सोप का जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है 108। तो ये हमने कोड तोड़ लिया, यानी एक तरीके से वो इनका टोटल कर रहा है। तो कॉर्नफ्लेक्स का देखते हैं। कॉर्नफ्लेक्स का क्या होगा, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आप कम टाइम में तभी कर पाओगे जब आप बच्चों ये इनके नंबर आपको याद होंगे, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ आप ABCD लिख के नंबर निकालो। जैसे सी का कितना है 3, ओ का कितना है 15, एन का 18, एन का ये हो गया आपका 14, एफ का 6 होता है, एल का 12, ई 5 और एक्स का आपका कितना हो रहा है 24। अब इनको ऐड करो तो 3 और 5 8 और 8 16 और 4 20 और 6 26 और 2 28 और 5 33 और 4 37 हासिल 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9। अब इसका हो रहा है 97, तो ये हो गया आपका 97। क्लियर, ये हो गया। आगे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा आ गया। ये जो क्वेश्चन होता है इसको कहते हैं रैंकिंग, क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। अब ये रैंकिंग टेस्ट से कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि अब इसमें 5 चीज़ें हैं। सम्मेलन, पंजीकरण, भाग लेना, निमंत्रण, प्रतिनिधि मंडल। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने ये सोचा मैं कोई सम्मेलन कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो सम्मेलन की प्लानिंग करेगा, पहला नंबर। फिर वो रजिस्ट्रेशन कराएगा भाई गवर्नमेंट को, दूसरा नंबर आ गया। आपको पता है उसके बाद वो फिर जिन लोगों को शामिल करना है सम्मेलन में उनको देगा इनविटेशन, निमंत्रण, तो आपका 2 के बाद 4 आ गया। इसमें करना कुछ नहीं होता, ये चीज़ें बिल्कुल सही ऑर्डर से लगानी है बस। अब इसके बाद आपको पता है कि जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल जाएगा तो 5 आ गया, और लास्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सम्मेलन को कंप्लीट करेंगे तो 3 आ गया। अब देख लो ये सही क्रम कहाँ फॉलो हो रहा है, 1 2 4 5 3 कहाँ फॉलो हो रहा है बेटा, पहले में। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, ये तो जनरल नॉलेज से आप कर सकते हो कम टाइम में। आगे हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन टेस्ट आ गया बेटा, दिशा परीक्षण। ये क्वेश्चन हो गया अपना दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट का। ठीक है, क्या कह रहा है, अब ये देखो डायरेक्शन यही होती है अपनी। ये आपका हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब समझना कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। जैसे उत्तर है, ये कह रहा है उत्तर को क्या कहें, उत्तर पश्चिम। उसके लिए हमें ये चीज़ यहाँ खिसकानी पड़ेगी। तो ये ध्यान रहे, जब ये चीज़ यहाँ खिसकेगी तो ये नॉर्थ अपनी जगह नहीं रहेगा, ये भी इसकी जगह आएगा, यानी 45 डिग्री खिसक रहा है। और ये फिर जब ये इसको धक्का देगा तो नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इस जगह पर। और जब नॉर्थ ईस्ट इसे धक्का देगा तो ये ईस्ट कहाँ पहुँचेगा, इसकी जगह पर। अब पूछ क्या रहा है ये, यदि इसी प्रकार से आगे का क्रम बढ़ाएं तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे। तो आपको पता है दक्षिण पूर्व की जगह कौन आ रहा है, पीछे से धक्का देके ईस्ट आ रहा है, यानी ईस्ट यानी पूर्व हो जाएगा। क्लियर, पहला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को करना कुछ नहीं, डायग्राम से कर लेना है। आगे ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसमें रिदम बनानी पड़ती है, ये रिदमिक फ्लो के क्वेश्चन होते हैं।
अब इसमें रिदम बेटा कैसे बनती है थोड़ा ध्यान देना। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि ये चारों इसमें भर के देखते हैं, लेकिन उसमें लग जाता है टाइम। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड के अंदर ही इसको कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे देखो, इसमें आप ये देखो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा फॉलो हो रहा है, तो बड़ा ग्रुप है सबसे कौन सा, ये YXZPX। तो YXZPX ही यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये ग्रुप जरूर बनेगा। तो ये देखो YXZPX कहाँ बन रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं YX तो है और PX भी है, यानी बीच में यहाँ भरा जाएगा Z। ट्रिक समझना, तो YXZPX ये भी हो गया आपका। ठीक, अब YXZPX और कहाँ बन सकता है, देखो एक यहाँ बन सकता है YXZPX, तो एक YXZPX आपका ये बन गया। क्लियर। अब आप कहोगे सर बाकी दो तो आपने भरे नहीं। अब देखो शुरू से क्रम चेक कर लो, ये पहले क्या बन रहा है XYXZPX, यानी XYXZPX। अब दूसरे में देखो क्या बनना चाहिए, यही दूसरे में बनना चाहिए, है ना। यहाँ से देखो XYXZPX, यही दूसरे में बन रहा है XYXZPX। अब ये यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका मतलब X, तभी तो XYZPX बनेगा। और यहाँ भी क्या आना चाहिए, X। तो अब आप ये देखो आपने खाली जगह पर क्या क्या भरा था, इस खाली जगह पर आपने भरा X, इस पे भरा P, इस पे भरा आपने Z, इस पे भरा X और इस पे भरा आपने X। तो XPZXX देखो कहाँ आ रहा है, ये आपका आ रहा है ए ऑप्शन, XPZXX। क्लियर बच्चों, तो आपका हो गया ये फोर्थ का ए ऑप्शन। ठीक, तो ये रिदमिक फ्लो के क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इनको कर सकते हो, ट्रिक मैंने बता दी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। ठीक है, चलो अब कह रहा रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगते हैं 10 मिनट। ठीक, अब ये कह रहा 8:40 बजे वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। इसका मतलब आज वो पहुंचा है डेली, आज वो पहुंचा है 8:40 पर, तो इसका मतलब ये हुआ डेली वो पहुंचता है 8:25 पर। 8:25 पर क्यों, क्योंकि आज वो 15 मिनट पहले निकला है, 15 मिनट पहले निकला है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अब ये 8:40 पे तो रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगते हैं 10 मिनट। इसको इस तरह से देखते हैं, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये घर से निकला था आज, ये इसका मतलब ये हुआ कि घर से निकला है 8:30 पर, क्योंकि भाई 10 मिनट में इसको रास्ते में लग गए। अब लेकिन ये कह रहा है कि रेलवे स्टेशन में, अब ये कह रहा है सामान्य समय से आज 15 मिनट पहले निकला है, तो इसका मतलब आज ये निकला है 8:30 पर, तो इसका मतलब रोज निकलता है 8:45 पर। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, पेन चलाने की जरूरत नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट भी कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में पहले कौन आएगा। देखो इसमें क्या क्रम चेक कर लेते हैं, इसमें तो बिल्कुल ईजी है। आप देख रहे हो RES 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 सब में आ रहा है, तो ये तो काट दो, जो अक्षर समान होते हैं उनको काट देते हैं इसमें से। अब आपको बाकी चेक करना है, ये है P और ये है O और ये T। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन आता है, O ही आता है, क्योंकि O के बाद P आएगा, P के बाद T, तो कौन हो गया सबसे पहले, रिसोर्ट आएगा, बी ऑप्शन। इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे देखो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से देखना, ये है अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अरेंजमेंट कहते हैं व्यवस्था परीक्षण, व्यवस्था परीक्षण को कहते हैं। तो अरेंजमेंट में देखो होगा क्या, अब ये क्वेश्चन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने को आंसर देना है। ये कह रहा 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलो 6 स्थान है। ये कह रहा जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। तो जोश और मनु को मैं किसके बीच में लिख दूं, राजू। तो राजू जैसे मान लो ये हो गया, तो आपका इधर हो गया जोश और इधर हो गया मनु। देखते जाना ध्यान से। ठीक है, ये या चलो इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं, क्योंकि कभी राम भी है तो फिर अल्फ़ाबेट में चक्कर पड़ेगा।
तो ये मैंने जोश और मनु, जोश और मनु को किनके साथ लिख दिया? राजू के। आगे क्या कह रहा है? उदय के सन्निकट गोपी और राम हैं। तो ये उदय के सन्निकट हम किसको किसको कर दें? गोपी और राम को। सही है। देखना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यूं ही लिख दिया, अभी तो आगे क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे तब सही क्रम आएगा। अब ये कह रहा गोपी जो है वो जोश या मनु किसी के भी बगल में नहीं है। तो गोपी तो हमने यहाँ पर मनु के बगल में कर दी, तो ये तो गलत हो गया। वो कह रहा गोपी न तो जोश के बगल में होनी चाहिए न मनु के बगल में। इसका मतलब गोपी को करो यहाँ और मनु को करो यहाँ। ठीक, गोपी को मनु, गोपी को इधर, मनु को नहीं नहीं नहीं, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि गोपी जोश या मनु के बगल में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अपने को एक काम ये करना पड़ेगा कि गोपी को जोश या मनु के पास से हटाना है। तो आप गोपी को इधर ले जाओ राम की जगह, राम को हटा दो, राम को ले आओ यहाँ और गोपी को ले जाओ वहाँ। ठीक है, तो गोपी जो है वो जोश और मनु के पास से हट जाएगी। आगे राम भी मनु से अगले स्थान पे बैठा है, राम मनु से अगले स्थान पर। देखो ये बिल्कुल सही क्रम बन गया, राम मनु के अगले स्थान पर ही है। तो कह रहा जोश के सन्निकट यानी पास में कौन है? तो जोश के पास में कौन है बच्चों? जोश के पास में है राजू। तो यहाँ ऑप्शन आएगा ओनली राजू। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको कहते हैं एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण। इसमें क्या होता है कि एनालॉजी देखनी होती है कि जैसे इसका इससे जो रिलेशन है वही इसका किससे। जैसे पुलिस का ये कह रहा है अपराध से वही संबंध है जो डॉक्टर का किससे होगा। तो आपको पता है जिस तरीके से पुलिस अपराध को दूर करती है ऐसे ही डॉक्टर किसे दूर करेगा? मर्ज को। ठीक है, ये अब यहाँ मान लो अभी यहाँ होता पुलिस और पुलिस स्टेशन तो डॉक्टर अस्पताल हो जाता इस तरीके से। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? मर्ज यानी डिजीज़। आगे चलते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगना। पासे का बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ढंग से देखना। ये कह रहा नीचे दिए गए एक पासे के दो चित्रों को दिखाया गया है, दो चित्रों को। यदि 5 ऊपर की सतह पर है तो ये कह रहा उसके नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 तो कहाँ है बेटा? ऊपर की सतह पर है। तो नीचे यानी 5 का विपरीत पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 के सामने क्या होगा। देखो पासे के क्वेश्चन में क्या होता है, एक ट्रिक होती है कि पहले इसमें ये देखो कॉमन कौन है। कॉमन है आपका 2, उसे काट दो। अब 2 के आपको करना ये कि घड़ी की दिशा में चलना है। तो 2 की घड़ी की दिशा में यहाँ 6 और यहाँ 2 की घड़ी की दिशा में 4 है। तो इसका मतलब 6 का तो विपरीत हो गया 4। ठीक, ये अब बचे कौन कौन? यहाँ 1 और 3। तो ये 1 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए। ट्रिक पहचानना। और तो बचा कौन? 5 का विपरीत। बताओ 5 का विपरीत। अरे भाई पासे में 6 ही तो अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप देख रहे हो 1 का तो 3 हो गया, 6 का विपरीत 4 हो गया, तो फिर 5 का कौन बचा? 2 बचा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर कर्मचारियों को दर्शाती है? अब देखते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया बेटा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखना। देखो ये कह रहा कंप्यूटर कुशल और कंप्यूटर निरक्षर। यहाँ पर कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने ये मान लिया कि ये हैं भाई कुछ कर्मचारी, है ना। ये ग्रुप तो किसका है? कर्मचारियों का। अब देखो इसमें से 3 टाइप के कर्मचारी हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जो कंप्यूटर कुशल हों। ठीक, ये तो हो गए कंप्यूटर कुशल वाले। ये हो गए मान लो वो जो बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं जानते हैं, और ये हो गए जो थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक, तो इसमें ये जो आपको ये जो चीज़ है ये किसे व्यक्त कर रहा है? ये मान लो मैंने कुशल लोगों को ले लिया है और ये मान लो मैंने निरक्षर लोगों को ले लिया है। ठीक है ना, ये कंप्यूटर में।
तो ये तो हो गए कंप्यूटर कौशल, ये हो गए कंप्यूटर निरीक्षण, और बीच में हो गए जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है अब ये? विजय एक लड़के का परिचय देते हुए कहता है कि, हाँ तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विजय एक लड़के का परिचय देते हुए कहता है, ठीक है भाई, विजय यानी जो भी है बात वो किसके बारे में कर रहा है? लड़के के बारे में। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। देखो अब इसमें एक एक करके सिस्टम कैसे बनाएंगे, यानी ये जो विजय है वो इस लड़के से अपने को संबंधित करवाना है। अब ये कह रहा है वह मेरी बहन के पति, यानी विजय के बात हो रही है जीजा की यहाँ पर, ठीक। अब वो कह रहा है कि बहन के पति की सास, देखो मेरी बहन का पति कौन हुआ? जीजा, और जीजा की सास कौन हुई? विजय की माँ, विजय की माँ। और ये कह रहा है इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब हुआ कि इसकी विजय की माँ का इकलौता पुत्र कौन हुआ? विजय, यानी यहाँ तक बात केवल विजय पे ही आ गई। अब ये कह रहा है विजय की पत्नी का पुत्र है, ये लड़का जो है वो विजय की पत्नी का पुत्र है, यानी ये लड़का कौन हुआ बेटा? ये लड़का कौन हुआ? विजय का ही पुत्र हुआ। तो ये कह रहा है विजय का उस लड़के से क्या संबंध होगा। अब देखो यहाँ पिता भी लिख रहा है और पुत्र भी लिख रहा है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो वो कह रहा है विजय का लड़के से क्या संबंध है? तो सीधी बात है, विजय का जिसमें का लिख रही होती है उसके बारे में बताना होता है, वह कौन है। तो विजय कौन है? विजय के बारे में बताना है। तो विजय कौन है? पिता है। अगर ऐसे होता कि लड़के का विजय से क्या संबंध है, तो लड़के का जिस पे का लिख रही होती है आपको उसकी आइडेंटिटी क्लियर करनी है। क्लियर? तो यहाँ एक क्वेश्चन अगर ऐसे बनता कि ये कहता कि लड़के का विजय से क्या संबंध है, तो इसमें आपको आइडेंटिटी बतानी होती लड़के की। क्लियर? तो वो हो जाती पुत्र, फिर हमारा सही आंसर पुत्र होता। लेकिन यहाँ कह रहा है विजय का, ये थोड़ी बारीक चीज़ें यही इसमें समझनी है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया बेटा, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर इस आकृति से ये बन रहा है तो इस आकृति से कौन सी बनेगी? ऑप्शन ये रहे 4 आपके सामने, ए बी सी डी। तो देखते हैं कि पहले ये देखो इसमें से ये कैसे बन रही है। देखो इसने एक्चुअल में क्या किया है बच्चों कि इसमें से लिया है पहले इस लाइन को और इसमें से इस लाइन को लिया है और ये बना दिया इसने प्लस, यानी ये जो आकृति है वो इसी को तोड़ के बनी है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सेट करें तो इसको आप देख रहे होगे कि जैसे ये है आपकी ये जो आकृति है ये इसमें से इसका मतलब ये देखो जिस तरीके से यहाँ इसने पूरी आकृति नहीं ली, इसने थोड़ी पार्ट ली है। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को लूँ और इसमें से इस लाइन को लूँ तो हमारा आंसर कौन होगा? बी। क्लियर? ये भी आपका नॉन वर्बल एनालॉजी हो गई, अशाब्दिक सादृश्यता। अगला क्वेश्चन क्या है?